एनिमल बिहेवियर आज हम डिस्कस करेंगे। एनिमल बिहेवियर का रिलेशनशिप वही नर्वस कोऑर्डिनेशन वाला सेम एंड सिमिलर है। जब भी इन्वायरमेंट के अंदर, चाहे इन्वायरमेंट इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उसके अंदर कोई भी स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस चाहे फिजिकल हो या केमिकल हो, किसी भी तरह का स्टिमुलस हो, उसको डिटेक्ट करने का काम रिसेप्टर का होता है। रिसेप्टर इसे इंफॉर्मेशन को एक्शन पोटेंशियल की सूरत में, नर्व इम्पल्स की सूरत में कंट्रोल सेंटर की तरफ भेजते हैं। कंट्रोल सेंटर की तरफ जाने के बाद इधर यू नो वेरी वेल, हमने मेनी टाइम ये इलस्ट्रेशन बनाई है, उसमें इंटीग्रेशन होती है, एनालिसिस होती है, एक एप्रोप्रिएट कमांड या ऑर्डर होता है, इफेक्टर्स की तरफ जाता है और इफेक्टर्स रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं। आइदर जो है इस इफेक्ट जो रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होता भी है, कभी कभार नहीं भी होता है, बिकॉज आइदर जो है इसको रेस्पॉन्स करें या इग्नोर भी कर सकते हैं इस स्टिमुलस को। ऐसी भी सिचुएशन होती है, जरूरी नहीं है कि स्टिमुलस के बदले में कोई रेस्पॉन्स प्रोड्यूस हो। इग्नोर करना ये भी एक तरह से आप कहेंगे कि एक बिहेवियर में शामिल होता है। तो उसके बदले में जो भी रेस्पॉन्स होता है, उसका मतलब ये हुआ कि स्टिमुलस के बदले में कोई भी एक्शन है या एनिमल क्या एक्ट करता है, उसके बदले में जैसे उसका क्या काम होता है, तो उसे कलेक्टिवली हम उसे कहेंगे बिहेवियर कहते हैं। बिहेवियर दूसरे लफ्जों में हमें ऐसे भी कह सकते हैं कि जितने भी एनिमल्स की नीड्स होती हैं, नेसेसिटीज होती हैं, किस मैनर के अंदर वो अपनी नेसेसिटी को फुलफिल करें या अपने एक्शन से जो है वो परफॉर्म करते हैं, तो इस पैटर्न को भी जैसे हम कहते हैं बिहेवियर कहते हैं। जैसे अगर एक कोई खाना हम घर के अंदर देखें, भूख का एहसास, खाना खाना अगर तैयार मिल जाए उसके बाद आप देखिए जस्ट खाना ही खाना होता है, पर उसके जो तरीके हर एक पर्सन के अलग अलग होते हैं। कोई किस तरह से काम तो एक ही, खाना खाना है। टेबल चेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो फर्श पे ऐसे बैठ के, कोई चलते फिरते, कोई जाकर किचन के अंदर ऐसे खा रहा है, कोई टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, स्क्रीन को देख के, पता नहीं सब सेम नेसेसिटी, सेम जरूरत, पर उसको पूरा जो एक अलग अलग पैटर्न के जरिए किया जा रहा है। तो ये हम कहेंगे कि ये इसका एक पीपीई बिहेवियर है। इसी तरह से हम देखें कि कई अदर एनिमल्स के अंदर नेस्टिंग बिहेवियर होता है। नेस्ट बनाते, कुछ अपना नेस्ट बनाते, छोटे बनाते, बड़े बनाते, या जिसमें मुख्तलिफ मटीरियल्स का यूज करते हैं। तो ये भी एक तरह से नेस्टिंग बिहेवियर है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं कि पर्टिकुलर टाइप का एनवायरनमेंट बना के उधर जैसे अपने नीड नेसेसिटी जरूरियात पूरी कर रहे हैं। तो इस तरह से आगे हम डिटेल में वन बाय वन पढ़ेंगे, पर उन सब बिहेवियर्स का जो बेस है, आज का जो टॉपिक मेन होगा तकरीबन इसी चार्ट में, इसी रीडिंग के अंदर काफी सारी चीजें हैं जो हम सीखेंगे कि बिहेवियर क्या होता है। आगे फर्दर टाइप्स आएंगे, पर आज का जो टॉपिक है स्पेशली इस इलस्ट्रेशन भी चलेगा, बिकॉज ये मेन पॉइंट है बिहेवियर के हवाले से। पेज नंबर 128 पेज, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिस्पांस टू स्टिमुलस। स्टिमुलस के बदले में जो भी उसका रिस्पांस होता है किसी भी एनिमल का, वो उसका बिहेवियर कहलाता है। कैसे? ऑल दोस responses to stimuli involved in the integrated functioning of entire organism is called the behavior। जैसे आपको बताया स्टिमुलस, उसके बाद कंट्रोल सेंटर, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन होने के बाद जो भी जैसे उसका एक्शन होता है, रिस्पांस होता है, वही उसका जो बिहेवियर कहलाता है। जैसे कई हम एग्जांपल लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता। इन सिंपल वर्ड्स, व्हाट एन एनिमल डज एंड हाउ इट एक्ट्स आफ्टर बीइंग स्टिमुलाई इज कॉल्ड द बिहेवियर। तो हम उससे कहेंगे ये इसका जो बिहेवियर होता है। आम जबान में, आम लैंग्वेज के अंदर भी बिहेवियर एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते रहते हैं कि कहीं इसका बिहेवियर अच्छा है, इसका खराब है, इसका ऐसा है, इसका ऐसा बिहेवियर। हम गए थे उधर बात की तो बिहेवियर उन्होंने अच्छा नहीं किया, ऐसा बिहेवियर था। तो बिहेवियर तो जनरली जिस तरह से एक टर्म इस्तेमाल होता है, पर बाय डेफिनेशन ये सब इस मैकेनिज्म पे जो पूरा कर रहे हैं, तो उसमें बिहेवियर एंड ऑर्गेनिज्म हैज एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई may vary from relatively simple action as an order of the food। एक एग्जांपल दिया गया है
हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देने का तरीका अलग अलग होता है, वेरी का मतलब होता है तरीका अलग अलग। जैसे अगर ऐलान हो जाए कि नीचे खाना तैयार पड़ा है और आप चले सब खाना खाएं, तो आप देखेंगे इधर जो है किसी भी जगह पे, तो हर एक जो पर्सन होता है कि अलग अलग बिहेवियर शो करता है। हम अक्सर देखते रहते हैं फूड के हवाले से, भले चाहे जितना ही ज्यादा अवेलेबल हो पड़ा हो, हमें पता है बच भी जाएगा, फिर भी जब वो फूड खाना ऐलान होता है तो सब भागते हैं। पता नहीं क्यों कि कभी ये पता नहीं मिला था या नहीं मिला था, या मिल जाएगा नहीं मिलेगा, पुराने इवेंट दिया तो आ जाते हैं, उधर हम गए तो खाना नहीं मिला, जल्दी जल्दी भागो पहले खाना हम खाएंगे, बाकी को मिले ना मिले उससे हमारा ताल्लुक नहीं। फिर ऐसे ऐसे इस तरह से कई एक्शन करके तो खाना हासिल करना होता है। तो आप देख रहे हैं जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जस्ट हम एक खाना खाते हैं तो उसको करने के यानी अल्टीमेट यानी एक्टिविटी जो है नीड है जरूरत है वो फूड है, उसको पूरा करने के लिए हर एक कोई अलग अलग जो पैटर्न के जरिए वो खा रहा है, वो इसका हम कहेंगे ये इसका बिहेवियर है, इससे हम कहेंगे बिहेवियर है। तो बैक्टीरिया का भी एक एग्जांपल है, जैसे बैक्टीरिया अगर हाई शुगर कंटेंट होते हैं तो उधर मूव करते हैं, क्विकली मूव करते हैं बिकॉज ऑफ फूड है। ऑन द अदर हैंड कॉम्प्लेक्स sexual behavior pattern of territory defense and mating are also in fishes, birds and animals, इनको आगे डिस्कस करेंगे। In other words, what a human animal or any other organism does after being exposed to stimuli is a part of its behavior। जब भी कोई भी एनिमल चाहे ह्यूमन हो या दूसरा हो, जब भी उसको stimuli मिलता है उसके लिए छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, बच्चे जैसे क्लास होता है एकदम, एक बच्चा अगर दूसरे बच्चे को कुछ मारता है तो यानी वो उसके लिए एक मारना जैसे एक स्टिमुलस हुआ। अब बदले में दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, दूसरा बच्चा देखता है कि मुझसे ताकतवर है तो रोक के भागेगा। अगर अगर देखेगा कि बच्चा मुझसे कमजोर है तो उससे लड़ पड़ता है। ठीक है, तो ये उसका क्या हुआ, बिहेवियर हुआ। ठीक है, देखता है पहले कि ये मुझसे ताकतवर है, ताकतवर जो लोग होते हैं उससे कोई नहीं पड़ता, ऐसे भाग जाएंगे। खतरा होता है कि मतलब नहीं है, दूसरे नहीं भाग जाएंगे तो बस भाग जाओ। तो ये क्या हुआ, ये संगत बिहेवियर है। जिस तरह से कभी कभार वर्ड्स की सूरत में एक दूसरे को बुरा भला कोई कह लेते हैं, अच्छे लोग भी कह लेते हैं, बुरे भले लोग भी सुनने पड़ रहे हैं, तो जाहिर है अब सुनना वो क्या हुआ, वो एक स्टिमुलस हुआ। अब बदला उसका क्या होगा, बदला जिस तरह से कुछ जैसे लफ्ज बोले, खामोश रहे, इग्नोर कर दे, उसको दिखा दे, इग्नोर बिहेवियर में शामिल होता है, या कोई और एक्शन। और स्टडी ऑफ बिहेवियर निकाल इथोलॉजी बहुत ही सिंपल सा लफ्ज है कि स्टडी ऑफ बिहेवियर निकाल इथोलॉजी। जैसे एक सब्जेक्ट होता है एथिक्स, जिसे आमतौर पे अखलाकियात कहते हैं, तो अखलाक दैट इज वो उसका बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड इथोलॉजी, इथो एथिक्स बिहेवियर। तो रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलाई एंड बिहेवियर का आपस में क्या रिलेशनशिप है, स्टिमुलस इज डिटेक्टेबल चेंज, चाहे फिजिकल हो या केमिकल, हैपेंस इन एनवायरनमेंट दैट कॉजेस द ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड। वेरी सिंपल, जब भी कोई स्टिमुलस होता है उसका जो भी बदलाव होता है उससे हम कहते हैं रेस्पॉन्स कहते हैं। स्टिमुलस क्या है, एक सिंपल एक नॉर्मल जैसे हम कहेंगे फिजिकल हो केमिकल हो किसी भी तरह का स्टिमुलस हो, उसका जो रिस्पॉन्स होगा उससे हम कहेंगे बिहेवियर उसका। सेंसर करते हैं रिसेप्टर कहते हैं, रिसेप्टर इसको एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करके कंट्रोल सेंटर की तरफ भेज देंगे, और कंट्रोल सेंटर के अंदर इंटीग्रेशन होती है, इंटीग्रेशन होने के बाद एनालिसिस होने के बाद एक एप्रोप्रिएट कमांड ऑर्डर स्विच ऑफ इंस्ट्रक्शंस इफेक्टर ऑर्गन तक जाएंगे, वो रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं। वही सेम बात है, रिपीट हो रही है। तो sensory cells receptor of an organism located in many places on our body which detect different changes received from the environment and convert into signal or impulse। The organism then processes or interpret the signal। Processing and interpretation कहाँ पे होती है, interpretation होती है कंट्रोल सेंटर के अंदर, जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड होता है। From the sensory cells resulting in the response are being ignored। उसके बाद या तो उसको जो रेस्पॉन्स दिया जाता है या उसको इग्नोर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड, उसका हम कहेंगे वो बिहेवियर है। इंटरप्रिटेशन एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई।
इंटरप्रिटेशन हमेशा जो इनपुट होती है, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है, जो वेरियस रिसेप्टर से आती है, उसकी इंटरप्रिटेशन होती है। इंटरप्रिटेशन होने के बाद ही एक एप्रोप्राइट जो बिहेवियर जो एनिमल कोई भी शो करता है। और इंटरप्रिटेशन का काम हमेशा जो कंट्रोल सेंटर में होता है। जैसे आम जबान में कहते हैं, जिसकी कहते हैं जब ट्रेनिंग होती है, तरबियत होती है, अच्छी तरबियत होगी, मेनी टाइम उसको ऐसे स्टिमुलाई मिले होंगे, तो उन्होंने पहले से डिसाइड किया होता है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आपको क्या करना है। तो हमेशा वो कंट्रोल सेंटर ही जो डिटरमाइन करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा, मैसेज देगा कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो उसके बदले में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो डिपेंड करता है ये सिर्फ ट्रेनिंग्स वगैरह पे या मेनी टाइम जब वो स्टिमुलाई उसको मिलता है तो फिर एकदम उसका डिसीजन जैसे ऑलरेडी जैसे पहले से हुआ है। तो इस तरह से जो ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। The receptor send signal through the nerve cell to the CNS. CNS के अंदर इंटरप्रिटेशन होगी स्टिमुलाई की। फॉर एग्जांपल थर्मोरिसेप्टर इन स्किन ऑफ द बेबी, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। जैसे बेबी न्यूबॉर्न जो होते हैं उनको कोल्ड, जैसे हमने चैप्टर 1 में नोट किया था कि चाहे वो गर्मियों के महीनों के अंदर जैसे उसकी जो बर्थ हो, पर सर्दी को जैसे उसका जो बहुत ही बड़ा इफेक्ट होता है, उसको गर्म कपड़ों के अंदर रखा जाता है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। पर अगर ज्यादा उसको गर्मी फील होगी उस बेबी को, तो फौरन उसकी स्किन के थर्मो रिसेप्टर उसको डिटेक्ट करेंगे। वो किसी को, मदर को या दूसरे किसी मेंबर को ये नहीं है कि गर्मी है हो रही है और इनको परे करें। रिफ्लेक्स एक्शन की मदद से जस्ट 2-3 किक्स लाते मारेगा और कपड़े दूर जाके गिरते हैं, तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है उस स्टिमुलस का। स्टिमुलस किया था बहुत ज्यादा हीट थी और उसका बदला उस बेबी ने किया कि जर्म्स की मदद से, जैसे जितने वो क्लॉथिंग वगैरह जो उनको ब्रेन तक इवन इंटीग्रेशन नहीं होती है। जैसे स्किन ऑफ अ बेबी डिटेक्ट हीट, द हीट इंटरप्रेटेड एज अ डेंजरस हाई, द बेबी विल जर्क। जर्क की मीनिंग होती है जो झटकों से, लातों से, इस तरह से अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट, दो है फास्ट प्रोसेस कॉल्ड रिफ्लेक्सेशन। और इसमें जो ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो इसे रिफ्लेक्सेशन कहते हैं। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल ये है कि उसके अंदर ब्रेन की वाकई इन्वॉल्वमेंट हो सके। हम हेडिंग क्या सीख रहे हैं, इंटरप्रिटेशन। कि कभी जो स्टिमुलाई के बदले में डायरेक्टली जैसे रिस्पांस इंटरप्रिटेशन के बगैर भी हो सकता है, इंटरप्रेट भी कर सकता है। जैसे एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा जो हमारे बुक का है, जैसे डॉग है, अगर डॉग को अगर कोई अच्छा खाना नजर आ जाए, अच्छा खाना नजर आ जाए, उसकी स्मेल जाएगी तो उसके मुंह के अंदर जो सलाइवा रिलीज होने का अमल शुरू हो जाए, बेटा उसको बताइए अच्छा है खाना, टेस्टी है। अब मालिकान के सामने ऐसे जेस्चर देगा कि काइंडली ये खाना मुझे दे दें, मुझे अच्छा लग रहा है, आप क्यों नहीं दे रहे। तो इस तरह से यकीनन वो उस अपने मालिक को कहता है। तो ये एक तरह से इसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ऑन द अदर हैंड, द कीमोरिसेप्टर इन द नोज ऑफ द डॉग order डिलीशियस उसकी, लेकिन डाल को एक ऐसा होगा कि ये खाना बहुत ही अच्छा है और मुझे खाना चाहिए। देन डॉग रिस्पॉन्स बाय सलाइवेटिंग, जैसे दाल के मुंह के अंदर सलाइवा रिलीज होगी तो मालिक होंगे उनको ऐसा हो जाता है कि भाई इसको तो बहुत ही खाना ये अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो इसको खाना है। ये एक इंडिकेशन होगी, उसको मांगने का एक तरीका होता है। खाना अच्छा देखा या उसकी खुशबू उसको आई तो मुंह में सलाइवा रिलीज होना, ये उसका रिस्पॉन्स था, ये उसका बिहेवियर था। ऐसे नहीं जाके लड़ेंगे जैसे खाना मिले, नहीं, इसने जस्ट सलाइवा रिलीज की। ये एंड पर बेगिंग फॉर द ट्रीट, इसका मतलब ये कि हो सकता है कि जैसे उसने जो है ये उससे खाना मांगा हो, सलाइवा का रिलीज होना, अच्छा फूड देखा, सलाइवा रिलीज होना, तो मालिक समझ जाएंगे इसको जो ये खाना पसंद है ये देना चाहिए। ये उसका सलाइवा, उसका बिहेवियर था। डिफरेंट वेज ऑफ रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, हमेशा जो स्टिमुलाई के जो रेस्पॉन्स होते हैं वो डिफरेंट तरीकों से होते हैं। कभी जो है पॉजिटिव भी होते हैं, कभी नेगेटिव भी होते हैं, कभी इग्नोर भी किए जा सकते हैं। ये ऐसे रेस्पॉन्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, या ऐसे जो सिचुएशन के अंदर कभी कभार उसको इग्नोर भी किया जा सकता है स्टिमुलाई को। कैसे, एग्जाम्पल है दो दो The response of animal to stimuli can be positive, negative or ignored. या वो रिस्पॉन्स उसका पॉजिटिव भी, स्टिमुलस के बदले में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इग्नोर भी किया जा सकता है, तीनों चीजें हो सकती हैं। तो पॉजिटिव सिचुएशन में कब, इज दैट इन विच
वन वांट्स मोर और इट इज अट्रैक्टेड टू स्टिमुलस। जैसे किसी पर्सन को कोई आप स्टिमुलस दें और उसकी वजह से दें जो वो सेम जो रिस्पांस प्रोड्यूस करे कोई भी अदर मेंबर को आप कहेंगे कि ये पॉजिटिव है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी एक बेबी जो छोटे बच्चे को अगर चॉकलेट दिखाएंगे वो दूर जो खड़ा था वो दौड़ के आएगा चॉकलेट देखने, चला जाएगा। अगेन दोबारा बुलाया नहीं आ रहा, चॉकलेट दिखाएंगे तो दौड़ के आ रहा है। ठीक है, इस तरह अगर आप लाठी या डंडा लेके खड़े होंगे तो उसको बुलाएंगे आएगा नहीं आएंगे। लेकिन स्टिमुलस क्या था, स्टिमुलस वो लाठी थी और उसका बदला क्या था, वो पर्सन उसके करीब ही नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव इसका हो गया। So for example, a person becomes happy after hearing a good news in a positive sense. जैसे अगर एक कोई पर्सन खुश हो रहा है कि मैंने गुड न्यूज सुन लिया, पता नहीं स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज क्या होनी चाहिए, कैंसर होने चाहिए। ये तो छोटी न्यूज है, आप कहेंगे हमारी सिलेक्शन हो जाए मेडिकल में, ये गुड न्यूज। पढ़े बिना और हो जाए selection, ये गुड न्यूज, ऐसी गुड न्यूज है आपके लिए। ये वैसे बातें भी नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और बगैर मेहनत के जो वो एक चीज सक्सेस होगी वो सक्सेस भी नहीं होगी थ्रू आउट द लाइफ। मेहनत करनी चाहिए। तो कहने की बात ये है कि गुड न्यूज या एक इंसान की नेचर होती है, ह्यूमन नेचर होती है। ह्यूमन नेचर ये होती है, तारीफ उसको बहुत ज्यादा पसंद होती है। कोई दूसरा पर्सन हो जस्ट तारीफ करे, झूठी की तारीफ क्यों, तारीफ करता है तो खुश होते हैं कि हाँ और मत तारीफ करे। तो ये एक पॉजिटिव रिस्पांस है। दुनिया के अंदर बहुत ही कम तारीफ कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। जितनी तारीफ कर रहा है उतनी तो एबिलिटी मुझ में नहीं है, पर कह रहा है कि आप जैसा कोई अच्छा टीचर दुनिया में नहीं होगा, वाह वाह वाह। तो यानी उसके पीछे मुफाद है, उसके पीछे लालच है। तो ये जैसे ये चीजें कह रहे हैं ना, उसके पीछे लालच है। जैसे अक्सर यूनिक जो स्टूडेंट होते हैं ना वो ऐसे करते हैं, हर एक टीचर को सर मैडम आप ऐसे कोई हो ही नहीं सकती, वाह। तो इस वजह से हाँ हाँ मार्क्स दे, मार्क्स दे, ये ना तारीफ की मोहताज है लोग। So for example, a person becomes happy after hearing a good news is a positive response. And negative response is that in which one wants to avoid stimulus. For example, a dog hides when you want to give a bath is a negative response. Now for the dog, बट छोटे छोटे बच्चे भी होते कभी कभार यही सेम रेस्पॉन्स देता है, मदर्स उनकी कहती है आए आपको नहलाते हो भागी। तो इसी तरह से डॉग के लिए भी यही है कि वो नेगेटिव रेस्पॉन्स, उससे कॉल होगी तो वो भाग जाएगा। इसी तरह से the ignored reaction is that in which organism decides to ignore, for example you pay no के अंदर टेम्परेचर के अंदर चेंज आ रहा है, ऐसा अच्छा आज गर्मी ज्यादा होगी, वरना थोड़ा बहुत अगर टेम्परेचर में इंक्रीज हो रही है, हाँ ठीक है गर्मी में मतलब चलता रहेगा, तो उसे हमने इग्नोर कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि स्टिमुलस जो है अगर पॉजिटिव उसका रिस्पांस भी हो सकता है, नेगेटिव रिस्पांस भी हो सकता है, इग्नोर भी हो सकता है। इग्नोर तो हम कई जगहों में करते हैं, जैसे क्लास के अंदर शोर हो रहा है कि कोई कहे कि अब खामोश हो जाए, तो ऐसे नहीं है कि उनकी कानून लगी आवाज नहीं आती है, लेकिन आवाज आता है और अपने तौर पे वो बिजी होते हैं, तो दैट इज इग्नोर। इसी तरह से शादी वगैरह ना मजीद ना 30% है, पर फिर भी इससे हम दो के चलते जाते हैं। 30 को बना बनाई बना बनाया, वो स्टिमुलस था उनका, आवाज हमारे कानों तक आया, ये स्टिमुलस दिया। पर हम जो आगे मूव करते गए ये इसका इग्नोर है। टाइम खत्म हो गया, पेपर का टाइम खत्म हो गया, दे दे काफी दे दे, आवाज कानून तक आना है, पर हम इसको इग्नोर करते हैं। इग्नोर ऐसे नहीं कि हमारे कानून तक आवाज नहीं है, दैट इज इसको हमने इग्नोर किया। इग्नोर्ड रिस्पांस इग्नोर की सूरत में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे वालिदैन अपने बच्चों को के पढ़े, टीवी ना देखे, मोबाइल छोड़े, तो कानून का जरूरी है, आवाज तो जरूर आती है, पर इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन हेरिडिटी एंड बिहेवियर, तो इन सभी चीजों का जो है हेरिडिटी का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई भी किसी भी किस्म का बिहेवियर होता है उसमें जीन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है।
जीन्स जो ही डिटरमाइन कर रहे हैं। इंसानों के लिए तो आमतौर पे कहते हैं कि फिला पर्सन वो अच्छे पर्सन है, खानदानी अच्छे पर्सन है, बिकॉज उनके अब दादा ये सब बताएंगे वो सब अच्छे थे, आज भी ये अच्छे कहते हैं, ये अच्छे। कुछ कहते हैं अपना पर्सन इतने अच्छे नहीं है क्योंकि उनका अबू भी अच्छा नहीं होगा, दादा अच्छा नहीं था। वाई? बिकॉज behavior is determined by the genes, behavior is determined by the genes। छोटा एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप किसी एक लाइन के बच्चे को आप कहीं से लाइन उसको एक ऐसा कमरा बना के दें और उसको जिंदगी में सारी सहूलतें दें, खाना भी खिलाएं, वाईफाई भी लगा के दें, ठीक है, फ्री है। पर जब वो बच्चा बड़ा होगा, जाहिर है जब मैच्योर होगा तो आपको बहुत ही बड़ा थैंक यू दे जाएंगे, आपने हमारी खिदमत यकीन आएगा। वाई? क्यों? ऐसा क्यों कर रहा है? आपने तो उसकी जो इतनी बड़ी सेवा की थी, तो फिर ये इसने क्यों खाया? बिकॉज उसके अंदर जीन नहीं है, लड़ना मारना झगड़ना, ये तो लाइन की जो जीन्स में शामिल है, थैंक यू की बात ही नहीं है इसके बाद। स्कॉर्पियो देखिए, स्कॉर्पियो अगर मर रहा है, आप कहते हैं आपके दिल में रहम पैदा हुआ कि मर रहा है, इसको थोड़ा सा सेफ जगह पे रखेंगे, ऐसे पकड़ के हाथ से, और आप जब दूसरी जगह पे रखेंगे तब भी रास्ते के दरमियान में बहुत ही बड़ा आपको थैंक यू कहेंगे, 8-10 बार थैंक यू कहेंगे, जरूर 8-10 बार थैंक यू कहेंगे। तो आप यकीन सोचेंगे भाई ऐसा ही है उसी की लाइन की बात ही नहीं, ऐसे मार धाड़ करना, खाना, दूसरे किसी एनिमल को मारना। तो बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय द जीन्स, ये जेनेटिक बेसिस होते हैं। एक एग्जांपल भी हमारे बुक के अंदर इंटरेस्ट के एग्जांपल भी मौजूद है, उसको भी देखेंगे। So here the organism depends on the neural and hormonal mechanisms such as sensory cell, nerve cell, CNS। तो ये क्या है? ये स्टिमुलस रिसेप्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कैरेक्टर आ रहे हैं, न्यूरॉन भी जा रहे हैं, रिसेप्टर भी जा रहे हैं, ब्रेन सेल्स भी जा रहे हैं, इफेक्टर भी मौजूद है। तो ये तो सबका जेनेटिक बेस है, सबका जेनेटिक बेस है। So genes are associated with the behavior because they control the development of the physiological systems such as the nervous system. Genes also produce proteins which are important for the behavioral response। किस तरह से? जैसे you know very well, कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल आ रहा है, डीएनए होता है, स्पेसिफिक फ्रेगमेंट सेगमेंट होती है जिसे जीन कहते हैं, इसी में से मैसेंजर आरएनए बन जाते हैं, वो राइबोसोम की तरफ आते हैं और एक प्रोटीन्स बनते हैं। तो यही प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स जो होती है एंजाइम की सूरत में होती है, यही स्ट्रक्चर प्रोटीन की जो हार्मोन्स की सूरत में होती है, यही प्रोटीन की स्ट्रक्चर जो रिसेप्टर्स की सूरत में होती है। तो ये सब प्रोटीन के फॉर्म तो है, इवन स्ट्रक्चर मसल्स सब प्रोटीन के बने हुए हैं। इन प्रोटीन को किसने बनाया? इन प्रोटीन को ऑर्डर किसने किया? डीएनए ने किया। तो डीएनए क्या है? नथिंग बट जीन्स ही होते हैं, वो सारी स्ट्रक्चर को जैसे बनाती है, और यही स्ट्रक्चर जो किसी भी पर्सन ऑर्गेनिज्म का रेस्पॉन्स देने में इनका किरदार होता है। सिंपली हम कहेंगे यही जो है, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं मिलके जो ये बनाते हैं। तो determined by the genes। Genes one produce proteins which are important in the behavior responses, actually demonstrated the genetic basis of behavior of animals, including interbreeding and artificial selection। तो artificial selection के जरिए जैसे behavior को determine कैसे किया गया, आजकल हम जैसे देखते हैं डॉग्स की ब्रीड्स है, तो हंड्रेड्स की तादाद में डॉग्स की ब्रीड्स है। इतने ब्रीड्स का मतलब नस्ल है, कोई छोटे डॉग है, कोई बड़ी है, साइज में छोटे बड़े, हेयर बड़े, ताकत में ज्यादा, भागने में ज्यादा, लड़ाई में ज्यादा, अटैक करने में ज्यादा, हर एक की कैरेक्टर अलग अलग है। शुरू में ये जो डॉग्स है इनके एंसेस्टर हैं वो कॉमन है, या वो सेम स्पीशीज से जो बनाए गए थे, पर सेम स्पीशीज से बनाए गए थे, पर क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से उनमें जो है जीन्स की जो मिक्सिंग हुई है, क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से, जीन्स की मिक्सिंग होने की वजह से आज कोई डॉग हंटर डॉग है, कोई रनर है, कोई ताकतवर है, कोई कमजोर है, जिसकी ईयर्स बड़ी हैं, किसकी छोटी साइज है। तो है तो सब डॉग होने चाहिए, पर उसका हर एक का अलग अलग जो बिहेवियर बिकॉज ऑफ द जीन्स।
So animals show vary in the expression of certain behavior because of variation in their genes. For example, all dogs belong to the same species. After artificial selection, different breeds have different behavior, such as variation in the hunting skills among breeds due to the variation in their genes. So simply behavior का base जो होता है वो genes होता है. जैसे हम हम घोड़े होते या कुत्ते होते या कोई अच्छे नस्ल के नहीं ये फलाना था ये फलाना था उसमें ये खुसूसियत है इसमें ये क्वालिटी है तो ये क्वालिटीज कौन डिटरमाइन कर रहा है ये सब क्वालिटी जो जीन डिटरमाइन कर रहा है जेनेटिक बेसिस होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बायोलॉजिकल रिदम है रिदमिक वे के अंदर जैसे हम एक टर्म सबसे पहले सीखेंगे बायोलॉजिकल कलर जैसे एक नॉर्मल कलर होती है तुरंत चल रही नहीं तो उसमें अभी जो बायो का क्लास चल रहा है थोड़ी देर के बाद फिजिक्स होगी फिर छुट्टी होगी छुट्टी के बाद फिर थोड़ी और एक्टिविटीज हो जाएगी उसके बाद जैसे सुबह उठेंगे नाश्ता ये वो बड़ा एक्टिविटी और देन कॉलेज तो अकॉर्डिंग टू इस सब चल रहा है इसी तरह से मेजरिंग सिस्टम मौजूद है इंटरनल टाइम सिस्टम मौजूद है टाइम मेजरिंग सिस्टम मौजूद है एक्सटर्नल कंडीशन से इंडिपेंडेंट वर्क करता है एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है उससे बिल्कुल जो इंडिपेंडेंट होता है उससे इंडिपेंडेंट होता है जैसे फॉर एग्जांपल कई एक्सपेरिमेंट किए गए थे जिसमें एक पर्सन किसी इंसान को समंदर के अंदर अंडर वेस्ट रखा गया है तो वहां पे जैसे ना दिन या रात का तस्वर होता है तो उधर क्या हुआ जैसे जो नींद का टाइम जिस इंसान का था उसी टाइम में नींद आ रही थी जागने का टाइम था उसी वक्त जैसे आम जबान में आमतौर पे कहते हैं सूरज तुलू होता है तो हम जागते हैं सूरज गुरूब होता है तो सोते हैं तो हमारा जो मैकेनिज्म है टाइम टेबल अंदर का वो इसी तरह से सेट हुआ वो एक कि आजकल जैसे लाइट चलाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे सोने का टाइम जो सोने का टाइम जो नेचुरली जैसे थर्ड डिग्री है उसके लोग 7 8 ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 8 बजे सब सो जाएंगे सुबह सूरज तुलू होने से पहले सनराइज से पहले 2 घंटे जागते हैं और डेली जो है उसी सनलाइट के अंदर जितने भी काम काज वगैरह जो होते हैं वो मेंटेन करते हैं तो नेचुरली कुदरती जो निजाम हमारा ये होता है कि किस टाइम पे कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए सोना चाहिए जागना चाहिए तो इसी तरह देखिए इंटरनल टाइम में ये सर्केडियन रिदम 24 आवर्स की थी जो पूरे डे के अंदर 24 आवर्स की एक्टिविटी 24 आवर्स का मतलब है एक डे के अंदर जो एक्टिविटी होती है उसे हम कहते हैं सर्केडियन रिदम है हर एक एनिमल के अंदर ऐसे मौजूद है बर्ड होता है तो उसकी क्या एक्टिविटी होती है दिन आगे दिन जो है जैसे वो सनराइज होगी तो सनसेट तक पूरी एक्टिविटी जो है इस तरह से मेंटेन होती है तो इन 24 आवर्स की एक्टिविटीज को हम कहेंगे सर्केडियन रिदम में कुछ ऐसे रिदम होते हैं साल में एक बार होता है वंस इन ईयर उसे हम कहते हैं सर्क एनुअल एनुअल की मीनिंग है ईयर सर्क एनुअल रिदम्स जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं हर साल साल में एक बार अगर पाकिस्तान तक आते हैं तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं साल में कोई एक उनकी सीजन होती है जिसमें ये एक मखसूस किस्म का जो बिहेवियर है माइग्रेशन का वो परफॉर्म करते हैं 3 मजीद टर्म बढ़ेंगे सर मुमताज का टाइम हम डेली लेते हैं एक है टर्म नॉकटर्नल एनिमल्स नॉकटर्नल एनिमल्स का मतलब है ऐसे एनिमल्स जो नाइट टाइम पे एक्टिव होते हैं सर दो एनिमल्स विच आर एक्टिव एट नाइट उन्हें हम कहते हैं नॉकटर्नल एनिमल्स
जैसे पाउल का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरे एनिमल्स हैं डायर्नल एनिमल्स। डायर्नल एनिमल्स जो डे टाइम में एक्टिव हो उन्हें कहेंगे डायर्नल एनिमल्स। एक्टिव एट डे, एक्टिव एट डे टाइम हो, जैसे ह्यूमन बीइंग इंसान बाई नेचर जो है डायर्नल है। कई और भी हैं बटरफ्लाई वगैरह। नंबर 3 जो है क्रेपस्क्यूलर। क्रेपस्क्यूलर जो एनिमल्स होते हैं ओनली 2 टाइम्स पे एक्टिव होते हैं, dawn and dusk के टाइम में। एक्टिव एट dawn एंड dusk। dawn जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग, dusk जैसे शाम होती है, सूरज जैसे जैसे गुरूब होता है उस टाइम पे। जैसे उसका एक एग्जाम्पल है मस्कीटो है, कुछ और भी एनिमल्स हैं बड़ा। तो ये 3 टर्म्स हैं, आपने याद करना।